तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी लोग बढ़िया होंगे क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूं एक और धमाकेदार मानवा। तो गाइस, इस मानवा में मुझे नहीं पता राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप लोग बस स्टार्टिंग के 10 मिनट सरवाइव कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे की स्टोरी इतना धमाल करेगी कि आप सोचोगे यार ये 10 मिनट टोटली वर्थ इट थे। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। अधिकांश लोग संपर्क करने में सक्षम हुए बिना ही चले जाते हैं और वह बताते हैं कि टोकन प्रणाली कैसे काम करती है। जो लोग सरकार का हिस्सा हैं उनके पास सोने के टोकन हैं। मध्यम वर्ग की आबादी को एक चांदी का टोकन मिलता है। जिनके परिवार के सदस्यों और किंगडम वितरकों जैसे कबीले के भीतर संपर्क हैं उन्हें एक कांस्य टोकन मिलता है। योद्धाओं को एक लाल टोकन मिलता है और अंत में व्यापारी एक नया अनुबंध अंतिम रूप देने या सील नीले टोकन के लिए राज्य प्रायोजन की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन जे हमें बताता है कि जब उनके पिता उनसे मिलते थे तो बैठक के लिए औसत प्रतीक्षा समय लगभग 1 महीने का होता था। एच अपने साथी को जानकारी के लिए धन्यवाद देता है, जो इस बार मदद नहीं कर पाने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि उसकी क्या योजना है। हमारा नायक सेवा के लिए कतार में इंतजार करने का फैसला करता है और कहता है कि वह अगले दिन जाने की योजना बना रहा है। उसका दोस्त उसे शुभकामनाएं देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि दिन बीत जाता है। तलवार कब्र में उसके द्वारा सिखाया नहीं जा सकता और लड़के को डांटा एच जवाब देता है कि वह तुरंत नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा और उसके पास क्षेत्र में कुछ अनसुलझे मामले हैं। शाह उसे चुप रहने और तलवार कला की शिक्षाओं को कम नहीं आंकने के लिए चिल्लाता है जो उसके पास है। वह गुस्से में घोषणा करता है कि वह तलवार का देवता था और कुछ अन्य चीजें अल्हो उस पूरे मार्ग की कल्पना करता है जिसे उसे स्थान पर ले जाना होगा। 2 क्षेत्रों को पार करने में लगभग 5 महीने लगेंगे यदि यात्रा में कोई समस्या नहीं हुई, जो समय और धन खर्च करने के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी वह किसी बिंदु पर यह सीखने से चूक नहीं सकता था क्योंकि उसने उस ज्ञान में एक निश्चित मूल्य देखा था। वह कहता है कि वह जितनी जल्दी हो सके कब्र पर जाएगा, जो चाह को यह पूछने पर मजबूर करता है कि वह प्रस्थान कब होगा। वह जवाब देता है कि उसे लगभग 2 महीने लगेंगे। ऊर्जा को बढ़ा रहा है और अस्थायी रूप से उसके शरीर पर नियंत्रण कर रहा है। एच उससे ऐसा न करने की विनती करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है और हम चेन को उस शरीर की दयनीय स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए देखते हैं। वह सहज कुंजी नामक एक कौशल का उपयोग करता है और ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। निम्नलिखित पैनलों में हम अब देखते हैं कि एच के पास पहले की तुलना में एक अलग आभा है जो कि चियाट ने उसकी मांसपेशियों और प्रमुख मेरिडियन के साथ एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ किया था। एच कहता है कि वह जो जानता है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी सहज कुंजी का उपयोग करता है तो वह बदले में जीवन शक्ति खो देता है। शाह जवाब देता है कि हाँ, लेकिन जीवन के सिर्फ 10 साल खोना कोई समस्या नहीं होगी। एच शाह के फैसले से परेशान होकर पूछता है कि क्या वह उस शरीर के साथ थोड़ा लापरवाह नहीं हो रहा था जो उसका नहीं था। शाह जवाब देता है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह तलवार कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है तो अपने शरीर का नियंत्रण वापस कर लेता है। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस एच जमीन पर बेहोश पड़ा है। कुछ समय बीतने के बाद वह अपने हाथ की ओर देखता है जिसमें एक पीली ऊर्जा दिखाई देती है और वह इस पर प्रश्न करना शुरू कर देता है। वह अपनी ऊर्जा देख सकता था और उसकी दृष्टि में तुरंत सुधार हुआ था जिससे उसे सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। उसने अपनी छाती में पीली ऊर्जा की एक गेंद को देखा और तलवार की गति की नकल करते हुए अपना दाहिना हाथ घुमाया जो उस समय पूरी तरह से काम करता है। वह समझ जाता है कि उसका भाई इस पर इतना मोहित क्यों था और सोचने लगता है कि उसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं। दिन बीतता है और हम अंततः एच और हट को नामोन कबीले से मिलने जाते हुए देखते हैं, जहां उनका सामना लोगों की भीड़ से होता है जो प्रतीक्षा सूची में अपना नाम हस्ताक्षर करते हैं और अपने भाई के साथ अपनी बारी का इंतजार करना शुरू करते हैं। हम जगह के चारों ओर की मेजों पर विभिन्न लोगों को देखते हैं।
और हकस्ट्राइक्स की हू से बातचीत होती है, जो एक दूसरे को देखने से एक दिन पहले ठीक से अलविदा न कह पाने के लिए माफी मांगता है। और एल्डर पूछता है कि हॉल का प्रतिनिधि कहाँ है। प्रतिनिधि आता है और एल्डर उसे हाह और हीयू को सोने के टोकन देने का आदेश देता है और उन्हें सीधे मुख्य हॉल में भेज देता है। पूरी तरह समझ में नहीं आता है। एच ने एल्डर से पूछा कि वह वहां दो विदेशी व्यापारियों को क्यों भेज रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने अधिक आधिकारिक और आक्रामक लहजे में जवाब दिया कि पिछले दिन क्या हुआ था। वह बताता है कि कैसे दोनों ने जेले विद्रोहियों को चुनौती दी थी और नोन कबीले के सम्मान की रक्षा की थी। तब युवक आदेशों का पालन करता है और हम दोनों भाइयों को खुश देखते हैं कि अब उन्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक निजी कमरे में इंतजार करते हुए एड पूछती है कि क्या कुछ और चाय लेना चाहेंगे, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। एच एक पेंटिंग को घूरना शुरू कर देता है और जेड से एक आवाज पूछती है कि क्या यह जॉयू, जो हनमला का एक महान विद्वान था, माफी मांगता है, क्योंकि जॉयू पेंटिंग के बारे में बातचीत के दौरान उसके नाम और काम को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीकों के बारे में बोलना जारी रखता है। एल्डर गू को काम का नाम और उसके विवरण कहते हुए सुनता है, जिससे उसे चायदानी गिराने और फर्श पर तोड़ने की अनुमति मिलती है। वह काफी आश्चर्यचकित होता है और हम देखते हैं कि अपने पूरे जीवन में वह कभी इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ था जितना वह अब पूछ रहा है कि कौन है। कला शिक्षक यह महसूस कर रहा था कि वह जोर से बोल रहा था। हाँ, जॉयू को यह कहते हुए सुनता है कि उस आदमी को जवाब देने में कोई समस्या नहीं होगी। उसे केवल यह सूचित करने की आवश्यकता थी कि वह महान रशिचो का वंशज था। जंगू में उसका उपनाम था और हम एच को देखते हैं दिए गए निर्देश। एल्डर को महान ऋषि चोयू के वंशज को व्यक्तिगत रूप से देखकर आश्चर्य हुआ, जो 300 साल पहले रहते थे। जबकि हम दो नए लोगों को कमरे में प्रवेश करते देखते हैं। दो भाई कमरे में प्रवेश करते हैं और एच उन्हें अपना परिचय देता है। पहले तो उन्हें लगता है कि वह अपने छोटे भाई का शिष्य है, लेकिन वह बताता है कि वह किसमें रुचि रखता है। वे आपस में चर्चा करना शुरू करते हैं कि इस आदमी ने अपने सभी महत्वपूर्ण मार्ग खुले रखे थे और फिर भी वह लड़ाकू नहीं लग रहा था। उनमें से एक ने एबीएस बॉय को शर्ट से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया और कुछ चीजों के बारे में आश्चर्य करना शुरू कर दिया, जो स्थिति में समझ में नहीं आ रहे थे। काई ने उस दुनिया में कैसे काम किया, इसके बारे में कुछ विवरणों का विश्लेषण करते हुए हमें एक ही समय में कुछ चीजें पता चलती हैं। डब्लू एक शुद्ध मास्टर लगता है, लेकिन उसका शरीर शुद्ध मास्टर्स में प्रशिक्षित नहीं लगता। एक सच्चे गुरु ने लड़के की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह कुछ हद तक अतुलनीय बन सकता है, यहाँ तक कि यह पूछते हुए कि क्या वह एक प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है। आरोहण का मील का पत्थर अगला कदम होगा, लेकिन केवल 7 योद्धा पहले उस अवस्था तक पहुंचे थे। इन सब के बाद वह उस आदमी से पूछेगा, जो अभी भी उसे शर्त से पकड़ रहा है, कि कृपया उसे जाने दें, क्योंकि वह अब सांस नहीं ले सकता। वह उसे छोड़ देता है और पूछता है कि क्या एच उसे अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपना उपनाम बदलने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि उसका दत्तक पुत्र एच परिवारों को बदलने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर देता है। लेकिन क्रिम्सन जेड के भीतर उसके पूर्वज लड़के को एक बदमाश के रूप में शाप देना शुरू कर देते हैं और एसेल आलोचनाओं को सुनता है। उसका भाई घुटने टेकता है और उपनाम दिए जाने के लिए कहता है और साथ ही उनके प्रति अपनी वफादारी का दावा करता है। जबकि क्रिम्सन जेड के भीतर पूर्वज कुक के बारे में शिकायत करते हैं। वह 500 साल के जीवन में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसे उसने अपने पास रखने का फैसला किया। उसने उसे एक बाहरी शिष्य बनने के लिए आमंत्रित किया और अपने वंशजों की मदद से वे एक संयुक्त निर्णय में प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। हम देखते हैं कि दिन एज के साथ बीतता है, अपने नए गुरु का अभिवादन करता है, जो उसे कुछ निर्देश देता है कि उसके बाद से उसे क्या करना होगा। वह इन नियमों का पालन करने की कसम खाता है, जबकि वह उन 3 पुरुषों की उपस्थिति में झुकता है जो उसे खड़े होने के लिए कहते हैं।
फिर वे उसके आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। बिना उसके मार्शल आर्ट कबीले का हिस्सा बने सच बताने में असमर्थ एच हिचकिचाने लगता है। लेकिन आदमी उसे झूठ बोलने के बारे में सोचने के लिए भी नहीं कहता है। वह कहता है कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के निशान से मुक्त शरीर के साथ उस स्थिति तक पहुंचना उसके लिए असंभव था। हाँ, तलवार भगवान से मदद मांगता है जो जवाब नहीं देता है, और आदमी अपनी जांच जारी रखता है। उसे यह कहने का निर्देश देता है कि उसके पास एक गुप्त विशेषज्ञ है जो उसे यह हासिल करने में मदद कर रहा है। बूढ़े लोग एच को यह कहते हुए सुनते हैं। लड़के के शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो उनमें से एक को क्रोधित कर देता है। एच माफी मांगता है, लेकिन जोर देता है कि यह वास्तव में सच होगा। आदमी को से पूछता है कि वह जो कुछ जानता है उसका थोड़ा सा प्रदर्शन करके अपने कौशल को साबित करे, जिससे उसे इनकार करने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वे थोड़ी और चर्चा करते हैं और आदमी समझाता है कि उन चीजों को सीखने के लिए हर किसी को एक गुरु की जरूरत होती है। हम तलवार भगवान को उस आदमी के बारे में शिकायत करते हुए देख सकते हैं जो लगातार बोलता था और उसे मौखिक मार्शल द्वंद्व का सुझाव देने के लिए कह रहा था। वह समझाता है कि यह उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका होगा, क्योंकि वह मार्शल आर्ट नहीं जानता था। दीवार अपने पूर्वजों के आदेशों का पालन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़ाई शुरू होती है, जहां वे जोर से घोषणा करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। वे अपनी खुद की क्रियाओं की कल्पना और विवाह करना शुरू करते हैं, जिससे तलवार भगवान आदमी के निम्न स्तर से परेशान हो जाता है। 4 राउंड के द्वंद्व के बाद हॉल उस आदमी को हराने में कामयाब हो जाता है जिसे दिव्य तलवारबाज बनने के लिए भेजा गया है। और जबकि भाई इस बात पर बहस करते हैं कि क्या लड़का वास्तव में नौसिखिया है, वे उसके प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। आदमी ने उन्हें उसी शैली में एक बार फिर से लड़ने के लिए कहा और एल्डर से इस बार लड़ाई को गंभीरता से लेने के लिए कहा। हम देखते हैं कि दूसरी लड़ाई में जहां दोनों इसे गंभीरता से ले रहे थे, एक को अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल 9 राउंड की जरूरत थी। तीसरा द्वंद्व होता है, लेकिन इस बार एच ने आदमी को कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए पहला हमला करने दिया। यदि उसे सच्चाई पता चल जाए तो वह क्या करेगा? इस पर टिप्पणी करते हुए हमने उसके भाई को अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे आते नहीं देखा, यह पूछने पर कि आखिर वह किस तरह का राक्षस होगा। जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद हट को आश्चर्य होने लगता है कि वह किस तरह का व्यक्ति था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके भाई ने जो दिखाया था उसकी तुलना में उसका सारा प्रशिक्षण और प्रयास कुछ भी नहीं था, और हुआ उसके विचारों को बाधित करता है और कहता है कि वह उसे सही समय पर सब कुछ समझा देगा। बुजुर्गों में से एक एच के लिए पत्नी की व्यवस्था करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ताकि वह मनोने राज्य में जारी रहे, और अपनी पोती को उससे मिलवाने पर विचार करता है। उसकी पोती मनोने राज्य में सबसे खूबसूरत फूल के रूप में जानी जाती थी और वह चाहे तो उसे उससे मिलवा सकता था। इस बीच सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी बीच में आता है और कहता है कि वास्तव में एसओएस मोम की सगाई हो चुकी है, जो जाहिर तौर पर दूसरे बुजुर्ग को नाखुश करता है। और इससे पहले कि वह आदमी अपनी पोती के भावी पति का नाम बता पाता, वह कहता है कि वह अपनी पोती को एक टूटे हुए भिक्षु को नहीं देगा। दिन बीत जाता है जहां वह था। उसने एक तार वाला वाद्य बजाना शुरू किया जो उसे याद दिलाता। तो हेलो फ्रेंड, पिछले जीवन में विश्वविद्यालय के दिनों की अपने पुराने गिटार की जो पाठक को दिखाई जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने द्वारा बनाई जा रही ध्वनि में डूब जाता है, सूसो अंततः अपने किए पर चौंक जाता है। वह सहज रूप से क्षमा मांगती है और वह उससे सवाल पूछना जारी रखती है कि उसने 3 नोट बजाकर और एक नया हार्मोनिक नोट बनाकर वह ध्वनि कैसे बनाई। वह उससे उसे यह सिखाने के लिए कहती है और वह सहमत होता है, केवल यह पूछते हुए कि क्या वह वाद्य यंत्र के 2 और तारों को ट्यून कर सकती है। वे सामान्य और हार्मोनिक नोट्स के बारे में थोड़ी बात करना शुरू करते हैं, जबकि हाँ लड़की को कदम दर कदम सिखाता है, इसलिए वह जो सीख रही है उससे प्रभावित होता है। जबकि एच भी पृष्ठभूमि में उसके साथ यह समय बिताने का आनंद लेता हुआ प्रतीत होता है। उसके दादा अपनी पोती को इतने लंबे समय तक मुस्कुराते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा लगभग कभी नहीं होता।
लड़की पूछती है कि क्या वह प्रयास कर सकती है जो उसने अभी सीखा है, और एज को पता चलता है कि वह वास्तव में संगीत में उससे अधिक प्रतिभाशाली है। शाम को हम एज को क्रिम्सन जेड के अंदर तलवार भगवान की आत्मा के साथ प्रयास करते हुए देखते हैं। वह उसके शरीर के बारे में और पूछता है, और आत्मा उसे बताती है कि उसने उस पर स्वर्गीय महान तलवार साधना तकनीक का उपयोग किया है। वह सब कुछ पूरी तरह से न समझ पाने के कारण आशंकित है, लेकिन तलवार भगवान उसे बातचीत के दौरान थोड़ा थोड़ा करके शांत करने में कामयाब हो जाता है। हमारा नायक यह पता लगाता है कि इस तकनीक की तुलना एक दिव्य कला या यहाँ तक कि अंतिम मार्शल भगवान की मूल कला से की गई थी। तलवार भगवान सब कुछ के बारे में थोड़ा और समझाता है और कहता है कि चूंकि आंतरिक ऊर्जा को उसके अंदर जबरन इंजेक्ट किया गया था, इसलिए इसके दुष्प्रभाव जल्द ही दिखाई देंगे, जो हमें दिखा रहा है कि चूंकि इसे हासिल करना बेहद मुश्किल था, अगर एज को उसी स्तर का कोई व्यक्ति मिलता तो वह लड़ाई हार जाता। मार्शल अभ्यास की अपनी कमी को दूर करने के लिए उसे जल्दी से तलवार कब्र पर जाने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे के सामने बैठी कुर्सियां, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक नीली तलवार लिए हुए है। यह वृद्ध व्यक्ति क्यू का मास्टर था, जिसने युवक से लड़ाई में अगला कदम उठाने को कहा, जैसे कि वह प्रशिक्षण दे रहा हो। थका हुआ दिखने वाला व्यक्ति अपनी युद्ध गतिविधियों का वर्णन करता है और वृद्ध व्यक्ति उसे उस संयोजन का उपयोग करने के लिए मूर्ख कहता है। श्रेष्ठता का स्वर बूढ़ा आदमी अपने अगले हमले की व्याख्या करता है, जिसके परिणाम स्वरूप युवक के पैरों में कट लग जाता है, जो बिना ज्यादा चर्चा के अपनी हार स्वीकार कर लेता है। बुजुर्ग परिणाम से प्रसन्न होकर खुशी मनाते हुए कहता है कि यह हमेशा सही परिणाम होना चाहिए और अंत में उसकी जीत होनी चाहिए। और जैसे ही वह यह सुनता है, दूसरा आदमी कहता है कि वह अब उसके साथ प्रशिक्षण नहीं ले सकता, क्योंकि वह अपने परिवार से 2 दिनों से दूर था। लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए बूढ़ा आदमी इस बारे में सोचना जारी रखता है कि लड़ाई में कौन चाल चलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि वह आदमी अपनी हार के बाद पूरी तरह से जुनूनी है। वह अपने प्रतिबिंब के निष्कर्ष को जोर से समझाता है और कहता है कि पियो दूसरे व्यक्ति के वजन का अपने पक्ष में उपयोग कर रहा था, और प्रशिक्षण दृश्य समाप्त होने के साथ ही हमने अध्याय को बंद कर दिया। यह स्पष्ट था कि वह कह रहा था कि वह एक नया व्यापारी समूह स्थापित करेगा, क्योंकि उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए, जबकि उनके पास अभी भी तलवार पट्टिकाएं हैं। 60 के निवेश से 1000 स्वर्ण सिक्के, जो कि वापसी के लिए व्यय की तुलना में एक असाधारण लाभ था। उसके कर्मचारी ने तब उससे सवाल किया, क्योंकि वह श्रीजंग का शपथबद्ध भाई था, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी ओर से सब कुछ पहले ही हो चुका था और उस बिंदु तक वफादारी पर्याप्त थी। व्यापारी समूहों के बीच व्यापार में समतुल्य विनिमय का नियम है, और वह समझौता जो केवल एक पक्ष को लाभ पहुंचाता है, उसे बनाए नहीं रखा जा सकता था। आदमी ने हमेशा उसे इसके बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन जूम के पास कभी भी आकर्षक प्रस्ताव देने की सद्भावना नहीं थी। इसलिए यह दोनों के बीच संयुक्त व्यवसाय का अंत होगा। इसके अलावा यह कंपनी केवल पिंडों के कारण घाटे को सहन करेगी, और जब तक उनके पास लौह खदानें हैं, तब तक घाटे या धन की कमी की कोई संभावना नहीं होगी। मालिक ने तब अपने कर्मचारी से कहा कि वह चाहता है कि वह व्यापारी समूह को अपने कब्जे में ले ले। मुनाफे को 5 गुना कर दिया और सिक्कों को जोड़ने के अलावा उनके पास मौजूद उत्पादों और लौह अयस्क के बारे में कई अनुमान लगाए, और अगर निर्माण मंडप में उत्पादित वस्तुएं पूरी हो गईं, तो बिक्री की उम्मीद 700 सोने के सिक्के होगी। मालिक ने यह कहकर जवाब दिया कि वह हथियार उत्पादन गोदाम के बारे में भूल गया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुद और हथियारों को अच्छी गुणवत्ता का बनाने का आदेश दिया था, और सर्वश्रेष्ठ मास्टर्स के ज्ञान के साथ इसमें कुछ समय लगेगा। फिर मास्टर ने तुरंत अपने कर्मचारी से इन तर्कों के बाद पूछा कि अंत में मूल्य कितना होगा। तैयारी जवाब में 5000 स्वर्ण सिक्कों की एक बेतुकी राशि थी, लेकिन यह उनके अनुमान के करीब था। कर्मचारी का मालिक इन सभी मूल्यों से आश्चर्यचकित भी नहीं हुआ, भले ही वे 1 वर्ष में लगभग 60,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर थे। नेता ने तब कहा कि नया व्यवसाय पहले ही खोला जा सकता है, और उससे पूछा गया कि यह किस प्रकार का उद्यम होगा। बी। उसने फिर एक बड़ा दस्तावेज खोला।
उसके कर्मचारी ने तुरंत देखा कि यह एक मानचित्र था, एच, जबकि उनके मालिक ने छोटी गाड़ी के बारे में सोचा जिसे उन्हें पहले विकसित करने के लिए कहा गया था। उस चीज को उन्होंने साइकिल कहा था और फिर उन्होंने आदेश दिया कि एक बार तैयार होने पर उनमें से 500 को तुरंत गोदाम में ले जाया जाना चाहिए। उसके कर्मचारी ने तब पूछा कि वे गोदाम में कब तक रहेंगे और बिक्री कब शुरू होगी, तो उसने यह कहकर जवाब दिया कि समय लंबा होगा और उनमें से कोई भी नहीं बेचा जाएगा। कर्मचारी उस जानकारी से बहुत हैरान था। यह वह व्यवसाय था जिसका उल्लेख उसके मालिक ने कुछ दिन पहले किया था। उसने देखा था कि जहां भी खुली सड़क थी वहां कुरियर काम कर सकते थे और किसी भी तरह का भोजन पहुंचा सकते थे। फिर उसने अपने कर्मचारी को मानचित्र पर नीले बिंदु दिखाए जो वितरण सेवा के लिए स्थिति बोर्ड होंगे। वितरण कर्मचारी हर दिन एक निश्चित समय पर वहां होंगे और ग्राहकों से दोपहर और रात के खाने के आदेश प्राप्त करेंगे। भुगतान भी उसी स्थान पर किया जाएगा और जब उन्हें आदेश प्राप्त होगा तो कर्मचारी स्थिति बोर्ड पर स्थान और समय लिखेंगे। फनिंग मूंछों वाला वह आदमी अपने प्रतिभाशाली मालिक की योजना से अवाक रह गया। पूरी प्रक्रिया के बाद कर्मचारी स्थिति बोर्ड की जांच करेंगे और जिले से अगला आदेश प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। फिर कर्मचारी ने अपने मालिक से साइकिलों के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि वे वितरण को तेज करते हैं और भोजन को ठंडा होने से पहले वितरित करने के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार थे। वह उससे प्रभावित हुआ और उसने मानचित्र पर 8 लाल बिंदुओं के बारे में भी पूछा। डिलीवरी सेवा के लिए आपके बॉस का कहना है कि वे उच्च कीमत के बाद भी ग्राहकों से ऑर्डर करवाएंगे, जिससे वह काफी उलझन में पड़ गया। वहां का सारा भोजन बेस्वाद था और वास्तव में उसमें कोई स्वाद नहीं था। नमक और चीनी बहुत महंगी थी और मसालों का प्रयोग बहुत कम किया जाता था। साथ ही सीमित विविधता थी जिससे सब कुछ पूरी तरह से फीका था। इसलिए बॉस ने तुरंत अपने कर्मचारी से जंगम से बड़ी मात्रा में चीनी और नमक खरीदने को कहा, जिससे उसने मना कर दिया। वे एक नया व्यंजन बनाने जा रहे थे जिससे ग्राहक प्यार करेंगे और खरीदेंगे, भले ही वह बहुत महंगा हो। उस आदमी का कर्मचारी इस सब के बारे में बहुत उलझन में था और उसने पूछा कि क्या उसे कार्यशाला के बजाय व्यवसाय को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसे बताया गया कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है और फिर उसने तुरंत कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। नंबर कबीले का क्षेत्र जिसमें एक बड़ी सीढ़ी और कई पेड़ थे। नीले रंग का यह आदमी नमोन कबीले का नेता था। नमोन बेक ने स्क्रॉल को पढ़ने के बाद वह प्रभावित हुआ और किसी बात को लेकर संदिग्ध था। चिल परिवार की कार्यशाला में एक प्रभावशाली दिव्य तलवार पट्टिका थी। वह हुई के बारे में आश्चर्यचकित था। और यह आदमी कौन था, क्योंकि उसके पास कुछ बहुत ही दुर्लभ चीज थी जो साल में केवल 3 या 4 बार जारी की जाती थी। वह वस्तु उसे तब दी गई थी जब मोने हेनान शहर में एक व्यापारिक यात्रा पर थे। और किसने उन्हें यह उपहार दिया था, यह एक रहस्य था। यह पागलपन था, क्योंकि स्थितियों को पूरी तरह से प्रक्रियाओं और नियमों के साथ नजरअंदाज कर दिया गया था। 3 महीने पहले उन्होंने एक गरीब युवक को लिया था और अब उन्होंने एक अज्ञात कार्यशाला को एक दिव्य तलवार पट्टिका दे दी थी। नीले कपड़े वाला आदमी इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपने क्षेत्र से चलना शुरू कर दिया। वह जल्द ही आश्चर्यचकित हुआ कि वहां कोई भी प्रशिक्षण क्यों नहीं ले रहा था। यह पीक प्रशिक्षण समय था और हरे और नीले ड्रैगन ब्रिगेड बस गायब हो गए थे। उसने बहुत ही विचारशील और भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसने सोचा कि वहां इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे। महान और राजसी कबीले के नेता से पूछा कि हरे, नीले और सूर्य ड्रैगन ब्रिगेड सभी वहां क्यों थे। उन्होंने समझाया कि वे एक मौखिक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बीच में थे, जिसने उन्हें बहुत भ्रमित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि काम के घंटों के दौरान यह पूरी तरह से वर्जित था। लेकिन फिर से ब्रिगेड ने समझाया कि ब्रिगेड के नेताओं ने इस तरह के कृत्य की अनुमति दी थी, जिससे वह और भी भ्रमित हो गए। फिर उन्होंने आश्चर्य किया कि कबीले की प्रणाली और परंपरा अचानक क्यों ढह गई और इतनी बदल गई। उन्होंने उन सभी को डांटा और कहा कि तलवार का मार्ग अनंत था और अजीब व्यवहार या मजाक की अनुमति नहीं देता।
काले बाल वाले एक आदमी ने यह कहते हुए समझाने की कोशिश की कि ब्रिगेड के नेताओं ने इसे अपनी आंखों से देखा था और उससे तुरंत इसके बारे में पूछा गया। फिर उन्होंने कहा कि वे दिव्य नेत्र चरण तक पहुंचने के अलावा मौखिक मार्शल आर्ट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, जिससे नेता हैरान रह गया क्योंकि इस मौखिक द्वंद्व में प्रतिद्वंद्वी निर्देशक का एक आंतरिक शिष्य था, जिससे वह इस जानकारी के बारे में बहुत उलझन में पड़ गया था जो उसने अभी सुनी थी। फिर उसने सोचा कि चूंकि उसने एक बाहरी शिष्य के साथ लड़ाई की थी, इससे परिवार की पदानुक्रम कमजोर हो सकती है। कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि वह व्यक्ति चो कबीले की कार्यशाला से चो हई नामक एक युवा मास्टर था। वह दंग रह गया क्योंकि यह फिर से वही युवक था। चो को दूर से लगा कि उसका नाम लिया गया था। कहीं नमन ने तुरंत रयान जू को बुलाया, जो अपने प्रिय और महान गुरु की सहायता के लिए तुरंत तैयार हो गया। फिर उसने उसे चिल कबीले की कार्यशाला के बारे में सब कुछ पता लगाने और विशाल और सुंदर हवेली में वापस जाने के लिए कहा। एक बड़ा सफेद हाथ किसी चीज की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आखिरकार उसका बहुत बड़ा व्यस्त दोस्त उससे मिलने आया था। नोंग कबीले का कुलपति नोंगसू पूरी तरह से चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। फिर उसने कहा कि उसने 3 दिन पहले मौखिक मार्शल द्वंद्व से संबंधित रिपोर्ट पढ़ी थी। दोनों सहमत थे कि परिणाम बहुत अविश्वसनीय थे। उसने कम गुणवत्ता वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था, 3 तत्वों की तलवार, और इसे अन्य शैलियों के साथ मिलाकर इसे बहुत जटिल और कठिन बना दिया। बूढ़े व्यक्ति के अनुसार यह अब तक का सबसे सही हथियार था जिसे उसने कभी देखा था, और यह एक ऐसा स्तर था जिसे उसने तब तक कभी नहीं देखा था। फिर वह व्यक्ति गहरी सांस छोड़ता है और कहता है कि वह जल्द या बाद में समझ जाएगा, और वह उसके स्वर्गारोहण की भी आशा करता है। वह व्यक्ति उसे हर चीज के लिए बधाई देता है, जिससे वह बहुत खुश और प्रसन्न होता है। वहां इतने सारे घरों के बीच में सूरज उगता है। एक व्यक्ति आता है और बधाई दी जाती है। हाँ के तलवारबाज के बारे में टिप्पणियां चारों ओर सुनी जाती हैं, और यहां तक कि हास मयांग एक बेकार बदमाश से ज्यादा कुछ नहीं था। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि वह नहीं जानता था कि जेल कबीले के सभी नायक वहां होंगे। एक आदमी उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। यह युवक जिगल परिवार का युवा मास्टर है, जिगल डब्ल्यू। एक बार फिर हासमाइन को बधाई दी जाती है, और जो उसे बधाई देता है वह तलवार का युवा मास्टर है। जल्दी से हुआसी मयांग मिस नॉन को बधाई देने जाता है और उनकी बहुत प्रशंसा करता है क्योंकि उन्हें पिछली बार मिले हुए काफी समय हो गया था। जंगहो फिर उसे डांटता है। कबीले के आदेश के अनुसार वह उन मूर्खों से मिलना भी नहीं चाहेगा जिन्होंने उसके प्यारे पिता के नाम पर थूकने के अलावा कुछ नहीं किया। फिर वह कहता है कि वे सब खाने के तुरंत बाद चले जाएंगे। बालों वाला आदमी पूछता है कि भूरे रंग का वह आदमी क्या चाहता है, और उसे बताया जाता है कि उसे जल्दी से कुछ नहीं चाहिए। लड़की युवा मास्टर चो के बारे में सोचती है। चर्चा उन्मत्त हो जाती है क्योंकि युवक रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहता था। अपने व्यवसाय के बारे में बात करते हुए वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने जो भी किया उसे अपना प्रतिष्ठान खोलने के लिए टिप्स नहीं दिए गए, और इससे उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो सकती हैं। वह व्यक्ति कहता है कि वह नहीं जानता कि वह युवक कहां से है, लेकिन वह उसके सभी इरादों को समझ सकता है। एक और व्यक्ति आता है और वह भाई जोआन होता है जिसका स्वागत किया जाता है। वह उस स्थान पर हो रही हर चीज से बहुत क्रोधित होता है। काले बालों वाला लड़का प्रभावित होता है क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में बहुत तेजी से काम करता है। जंग उसे डांटता है क्योंकि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, और उसके ऊपर उसने उसे कुछ भी बताए बिना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया था। वह खुद को यह कहते हुए समझाने की कोशिश करता है कि यह बस हो गया, लेकिन यह बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है क्योंकि व्यवसाय के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में पूरी खामोशी से एक सौदा किया गया था। दूसरा भाई तर्क देता है कि व्यवसाय को व्यक्तिगत मामलों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। दोनों बहस करते हैं, लेकिन व्यवसायी ने अपने परिवार के सदस्यों को नए सिरे से बातचीत करने के लिए कुछ मौके पहले ही दे दिए थे। कुल मिलाकर कम से कम 6,300 चांदी के सिक्के थे।
और उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह राशि कितनी महत्वपूर्ण थी। वह हैरान था क्योंकि उसका भाई जानता था कि यह राशि कितनी थी। उसने एक कार्यशाला के साथ मिलकर काम करके कमाया। कोई भी वास्तविक परिवार का सदस्य 6,000 नहीं लेता। कम अनुभवी लोगों से लेकर सफेद कपड़ों वाले लड़के तक ये एक चोर की हरकतें लगती हैं, एक सच्चे भाई की नहीं। उसे तुरंत रोका जाता है क्योंकि उसके परिवार के सदस्य ने सामग्री प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह अपने लंबे सफेद कोट के अंदर अपना हाथ डालता है और कुछ बहुत ही चमकदार और सुनहरा निकालता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जे काफी निराश होता है क्योंकि सौदा वास्तव में समाप्त हो गया था। जिस आदमी ने चर्चा शुरू की थी, वह पहले बहुत असभ्य होने के लिए युवा मास्टर से तुरंत माफी मांगता है। कोई दृढ़ और भारी कदमों के साथ आता है और तुरंत पूछता है कि वह युवक कौन था और कबीले की पट्टिका उसके हाथ में क्यों थी। कोक जल्दी से अपना परिचय देता है और कहता है कि वह एनवे कार्यशाला से संबंधित है। फिर उसे जल्दी से पट्टिका दिखाने के लिए कहा जाता है। उसकी बहन तुरंत कहती है कि युवा मास्टर चौह पहले से ही पूरे कबीले में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और प्रतीक शायद वैध था। उनके कौशल वास्तव में जबरदस्त थे। उन्होंने जो कुछ सुना था उसके बारे में वह जल्दी से बहुत विचारशील हो गया क्योंकि शोकू के हाथ बरकरार थे और उसकी आंखें भी बहुत प्रभावशाली नहीं लग रही थीं। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बहन से पूछा कि क्या वह उसे धोखा देना चाहती थी, क्योंकि वह आदमी निश्चित रूप से एक दुर्जेय और प्रभावशाली मार्शल कलाकार नहीं था। तब उसने खुलासा किया कि उसने अपने दादा के साथ सभी मौखिक द्वंद्व जीते थे, जिससे वह बहुत प्रभावित और स्तब्ध हो गया था। उन्होंने कई बार द्वंद्व किया था और बूढ़ा आदमी हमेशा हार गया था, इसलिए एल्डर ने ले लिया। पिछले जीवन में